स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको विभिन्न प्रकार की रोचक व ज्ञानवर्धक किताबें पढ़कर सुनाते हैं। इसी श्रृंखला में इस समय हम पढ़ रहे हैं माँ मैं कलेक्टर बन गया भाग 2 ए, जिसका शीर्षक है मेरा बचपन। वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए इसलिए हमने इसे 2 भागों में कर दिया है। आप बिना स्किप किए वीडियो पूरा सुनिए। इसमें आप जानेंगे कि श्रीमान राजेश पाटिल बचपन में कितने शैतान थे। उन्होंने अपने घर वालों को हद से ज्यादा परेशान किया था। उन्होंने स्वयं भी कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन कलेक्टर जैसा पद प्राप्त करेंगे। आपको उनका जीवन जरूर पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे अन्य वीडियो भी सुन सकते हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद के वीडियो प्रमुख हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा मेरा गांव ठीक वैसा ही मेरा परिवार भी। किसी से कोई लेना देना नहीं, न लेने में न देने में। मात्र 2 बीघे जमीन में हम कैसे गुजारा कर लेते हैं, इस बात का सभी गांव वालों को बड़ा अचरज लगता। मेरी माँ, जिसे हम ताई के नाम से संबोधित करते हैं, उसकी सारे गांव पर आदर युक्त धाक जमी हुई है। ईमानदार सीधे मार्ग पर चलने वाली पवित्र मना है मेरी माँ। उसे झूठ से, चुगली से तथा आलस से गहरी चिढ़ है। उसके रोम रोम में स्वाभिमान भरा हुआ है। हमारी गली की तमाम महिलाओं के मन में मेरी माँ के प्रति आदर युक्त डर समाया रहता है। भूसावल के एक मजदूर परिवार में मेरी माँ का जन्म हुआ था। नानाजी रेल के महकमे में काम करते थे। मेरी माँ के 3 बड़े भाई थे, जिनकी वह एकमात्र छोटी बहन थी। माँ से छोटा एक और भाई था। मेरी नानी गिट्टी तोड़ने के लिए जाया करती थी। उसके साथ 2 बेटे भी जाया करते थे। ताई छोटी होने की वजह से घर पर रुकती, स्कूल जाती और छोटे भाई को संभालती। छोटे भाई के लिए उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। वह बुद्धिमान थी, अतः स्कूल के मास्टर जी नहीं चाहते थे कि उसकी पढ़ाई रुक जाए। मास्टर जी ने नाना जी को बहुतेरा समझाया, पर कुछ फायदा न हुआ। यह किस्सा वह कभी कभी हम लोगों को भी बताया करती है। तापी नदी में आई भीषण बाढ़ में नाना जी का घर सामान बह गया, इसलिए उन्हें भूसावल शहर छोड़ना पड़ा। इधर उधर भटकता यह परिवार अंत में कुरंगी नामक गांव में बस गया। पेट पालने के लिए ताई के 2 बड़े भाई घर छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल गए। उम्र के 15वें वर्ष में ताई के मामा जी ने ताई का विवाह पक्का कर दिया था। कच्ची उम्र में मेरे 2 मामा पहले ही घर से दूर निकल गए थे। उन्हें अच्छी कमाई होने लगी थी, अतः उन्हें आपस में तथा घर से कोई प्रेम सरोकार रह न पाया था। सबसे बड़े मामा पुणे में बस गए थे और अपनी दुनिया में मगन हो गए थे। मंझले मामा भी घर से अलग हो गए और अपनी गृहस्थी चलाने लगे। पता नहीं आगे क्या हुआ कि वे अपने परिवार को त्याग कर कहीं निकल गए, जिनका आज तक कोई पता ठिकाना नहीं है। बाकी 2 मामा भी इधर उधर छोटा मोटा काम करते हुए जीवन चलाते रहे। उम्र के साथ नाना जी के आंखों की रोशनी जाती रही। तब बड़ी हिम्मत से नानी जी ने अपनी गृहस्थी की बागडोर संभाल ली। अपनी खेती संभालते हुए नानी मजदूरी भी करती थी। अपने स्वाभिमान का जतन करते हुए नानी ने अपनी गृहस्थी चलाई। नानी के सारे अच्छे गुण ताई में भी उतरे हैं। चारों भाइयों को वैसे भी परिवार से कोई खास स्नेह नहीं था। शायद इसलिए नानी तथा ताई के बीच का स्नेह बंधन और अधिक मजबूत होता गया। ताई के विवाह का किस्सा बड़ा विचित्र है। भले ही नाना जी ने आजीवन निर्धनता के झटके सहे थे, परंतु ताई के मामा जी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ताई के विवाह की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार ली। उनके पास अन्ना अर्थात पिताजी का रिश्ता आया। उन्होंने देखा कि लड़का इकलौता है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसकी बहुत बड़ी खेती भी है। इस हिसाब से रिश्ता पक्का कर दिया गया। विवाह हो जाने के पश्चात इस बात का भांडा फूट गया कि लड़के के नाम बहुत बड़ी जमीन है। सारी जानकारी झूठ साबित हो गई। ताई के मन में यह चुभन सदा के लिए बनी रही। उसे बार बार यही लगता रहा कि यदि उसका स्कूल छुड़वाया न होता, तब संपत्ति की झूठ मूठ शान बघारने की हिम्मत लड़के वाले कदापि नहीं कर पाते। जीवन किसी अच्छे मोड़ पर बीतता। नाना जी के देहांत के बाद नानी जी अकेली रह गईं। उनका गांव हमारे गांव के नजदीक होने की वजह से माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बन गई। विवाह के पश्चात ताई के सामने सच उजागर होने लगा। मूलतः जमीन कम ही थी, उसमें से कुछ बिक गई तो कुछ रेहन पड़ी थी। घर भी खाली खाली, बची खुची जायदाद पर रिश्तेदारों की नजर थी। इस परिस्थिति की वजह से कम उम्र में ताई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। नानी की मदद से ताई ने सारी समस्याओं से जूझते हुए अपनी गृहस्थी चलानी आरंभ कर दी। आगे चलकर अन्ना का तबादला दूर के गांव में हो गया। ऐसी हालत में 2 घरों के बीच ताई की भागदौड़ और भी बढ़ गई। जब नानी जी माँ का सहारा बन गई, दोनों मामाओं के घर में कलह शुरू हो गया।
उन्होंने नानी पर आरोप ही लगा दिया कि वे ताई को रुपया पैसा देती हैं। इस मान खंडना से नानी के मन को ठेस पहुंची और स्वाभिमानी नानी ने अपने बेटों से दूर रहना ही पसंद किया। इसी मुद्दे पर दोनों मामाओं का ताई से भी झगड़ा हो गया। आज भी बहन भाइयों के रिश्ते में दरार पड़ी हुई है। बचपने में जब मेरी समझ कुछ बढ़ गई, तब से मैंने ताई अन्ना को गृहस्थी की परेशानियों से जूझते हुए देखा है। दादाजी के देहांत के बाद अन्ना को नौकरी त्याग कर घर लौटना पड़ा। हमारी 2 बीघा खेती सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर करती थी। पानी की समस्या से निपटने के लिए ताई के जेवर बेचकर कुएं पर मोटर लगवाई गई। उन दोनों ने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करने लगे। इसी के फलस्वरूप हमारे परिवार को 2 जून की रोटी नसीब होने लगी। मेरे पिताजी यानी अन्ना स्वभाव से बिल्कुल सरल व्यक्ति थे। वे भगवान पर विश्वास रखते थे, परंतु उन्हें गुस्सा तुरंत आ जाता था। गांव के लोगों में उनका रहना अथवा न रहना समान ही था। गांव में उन्हें सभी भला मानस कहा करते थे। दरअसल उनकी मां का देहांत अन्ना के बचपन में हो जाने की वजह से उनका स्वभाव अलग तरीके का हो गया। इसे हम समझते थे। बाहर बिल्कुल शांत एवं मिलनसार कहलाने वाले अन्ना घर में बात बात पर गुस्सा करते थे। घर का माहौल हमेशा गर्म रहा करता था, परंतु ताई बिल्कुल शांत बनी रहती। अन्ना ने बचपन से बहुत दुख झेले थे। दादी जी की कई संतानें हुई, परंतु उनमें से सिर्फ 2 संतानें ही जीवित रह पाई। मन्नतों वाला एक लड़का और एक बेटी। दादी जी हमेशा बीमार रहने लगी, इसलिए अन्ना को बचपन में उनकी बुआ के पास गिरड़ नामक गांव में रखा गया। जब वे 8वीं कक्षा में थे, दादी जी का देहांत हो गया। उनकी बीमारी में बहुत सारा रुपया खर्च हो गया। दादाजी बिल्कुल ही भोले भाले थे। समय समय पर साहूकार से रुपया उधार लाकर थोड़ी सी जमीन बेचकर उन्होंने दादी की दवाई का खर्च चलाया। उन्हें हिसाब शायद ठीक से समझ में न आया और इसी का फायदा कर्ज देने वाले को हो गया। कर्जे के बदले साहूकार ने उनकी सारी जमीन हड़प ली। दुख की बात तो यह थी कि अन्ना के विवाह का जब रिश्ता ताई को आया था, तब मेरे नाना जी को आरंभ में जितनी जमीन थी उसे ही दिखाया गया था। बचपन में अन्ना ने जो दुर्दशा सही, उसका असर उनके स्वभाव पर अवश्य पड़ा। मन में उपजी असुरक्षा की भावना, अपनी क्षमताओं के प्रति अविश्वास, अपने करीबी रिश्तेदारों से किंचित दूरी बनाए रखना आदि में बचपन की तकलीफें झलक जाती हैं। 10वीं पास होने पर उन्होंने ITI का कोर्स किया और वे कोयना पावर हाउस में फिटर की नौकरी करने लगे। जब तक दादाजी जीवित थे वे नौकरी से चिपके रहे, परंतु जब दादाजी गांव निकल गए, वे कोयना में अकेले रह गए। तब मामा जी पुणे में टेल्को कंपनी में कार्यरत थे, अतः वहां उन्हें नौकरी भी मिलेगी। इस आस में अन्ना नौकरी छोड़कर पुणे आ गए। टेल्को में उन्हें नौकरी भी मिल गई, परंतु सन 1975 की आपात स्थिति में टेल्को ने बहुत सारे कामगारों को नौकरी से हटा दिया। दुर्भाग्यवश अन्ना भी इसकी चपेट में आ गए। उनके लिए पुणे एक नई जगह थी। पुरानी नौकरी छोड़कर वे टेल्को में लगे थे। अब वह काम भी हाथ से जाता रहा। इसी मानसिक बोझ से उनका आत्मविश्वास हिल गया। आगे चलकर उन्होंने अलग अलग कंपनियों में अर्जियां दी, परंतु काम न बन पाया। मामा जी भी परेशान थे। अंत में परिस्थिति से हार कर अन्ना अपने गांव लौट आए। अन्ना का स्वभाव कुछ दबा दबा सा है। किसी भी नई बात अर्थात काम की शुरुआत करने से वे कतराते हैं। किसी समस्या से सामना करने से वे डरते भी हैं। हिम्मत, चतुराई, भिड़ जाना आदि से वे बहुत दूर रहते हैं। शायद इसी स्वभाव की वजह से उन्होंने पुणे जैसी प्रगतिशील उद्यम नगरी को छोड़कर अपने गांव लौट आने का निर्णय किया, जहां उनके पास न जमीन थी, न जायदाद और न ही कोई जीवन यापन का पक्का सहारा। उनके ऐसे स्वभाव को मैं बचपन से देखता चला आया हूं। परिवार को अभाव में झुलसता देखता आया हूं मैं। शायद इसी के परिणाम स्वरूप मैं बहुत अधिक ढीठ बन गया, नरमाई का दुश्मन भी बन गया। वे परिस्थिति के आगे झुकते रहे और मैं संकटों के वाहन पर बेझिझक आरूढ़ होना सीखता गया। किसी भी काम के प्रति, निर्णय के प्रति अन्ना का रवैया नकारात्मक ही रहता था। ताई दुनिया की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखने की आदी थी। शायद इसीलिए ताई के मतानुसार निर्णय हुआ करते। आर्थिक मुद्दे पर अन्ना और ताई के बीच हमेशा तनाव बना रहता। अन्ना हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहते। इसी चिंता में सारी रात सो भी न पाते थे। ताई और अन्ना के संस्कारों की वजह से हम चारों बहन भाई खूब मेहनती बन गए। ताई ने सारी उम्र एक व्रत का पालन किया कि खेत की अपनी मेड़ को लांग कर दूसरों की मेड़ से एक पत्ता तक न तोड़ा, पराई वस्तुओं की ओर ध्यान तक न दिया। जितनी चादर उतने पैर फैलाओ कहावत हम चारों भाई बहनों के हृदय का शिलालेख बन गई है।
अपनी बड़ी बहन अक्का तथा ताई को मजदूरी करते हुए मैंने बचपन से देखा है। रात देर तक ताई कपड़े सिला करती और अन्ना खेती में ध्यान देते। 2 वक्त की रोटी आराम से जुट जाती हमारी। स्कूल से लौटने के बाद बकरियों मुर्गियों की ओर ध्यान देना मेरा काम था। सिले हुए कपड़े ग्राहक को पहुंचाना, छोटे मोटे कामों में अन्ना की मदद करना मेरा रोज का काम था। मेरी 2 छोटी बहनें उषा और प्रतिभा को भी मैं ही संभालता था। मुझे याद है कि विवाह के मौसम में ताई के पास सिलाई का काम बढ़ जाता था। पूरे गांव में चोली सिलने का काम सिर्फ ताई को ही आता था। अतः तमाम वृद्धाएं चोली सिलाने सिर्फ ताई के पास ही आती थीं। अक्का तो ताई की प्रतिरूप ही थी। बचपन से वह स्कूल भी जाती थी और लोगों के खेतों में काम भी करती थी। सभी के लिए भोजन भी वही बनाती थी। ताई अन्ना को उसका बड़ा सहारा था। कुछ बड़ी हो जाने पर वह पास के गांव भात खेड़ा में सब्जी भाजी बेचने जाने लगी। वह पैसे का सही सही हिसाब भी रखती थी। यदि काम और पढ़ाई के बाद समय बच जाता तो वह सिलाई भी करती। इन तमाम अच्छे गुणों की वजह से वह सबकी लाडली थी। सभी उसकी खूब प्रशंसा भी करते थे। मेरी बात इसके ठीक विपरीत सिद्ध होती थी। ताई अन्ना की मदद करना तो दूर, मैं उनके लिए सिरदर्द ही बन गया था। बचपन से सारा ध्यान मटर गश्ती की ओर रहा मेरा। खेलना कूदना, भील दोस्तों के साथ मछली पकड़ना, गिल्ली डंडा खेलना मेरी आदत बन गई थी। घर की किसी भी बात की ओर मेरा ध्यान न था। वैसे कामकाज में मैं कभी पीछे न हटता था, क्योंकि वही हमारी गरज भी थी। परंतु मटर गश्ती से फुर्सत कहाँ। आज भी मुझे मेरा पहला काम अच्छी तरह से याद है। उस समय मेरी उम्र रही होगी 8-9 वर्ष की। दिवाली के आसपास खेतों में कपासी बीनने का काम जोरों पर चलता। मजदूर मिलना भी कठिन हो जाता था। ऐसे समय में बच्चे भी खेत के काम में लग जाया करते थे। अक्का तो बहुत छोटी उम्र से कपासी बीनने का काम करती रही। उस समय एक दिन की मजदूरी 4 रुपए होती थी। दिवाली की छुट्टियां चल रही थीं और यह काम मैं आसानी से कर सकूंगा, पैसे भी कमाऊंगा, इसका विश्वास भी था मुझे। माधव भैया का न्योता सबसे पहले आया। मुझे काम पर आने की अनुमति भी माधव भैया ने दे दी। बस मेरे काम की शुरुआत हो गई। इस काम में अनोखा आनंद आने का असली कारण तो और ही है। कपास के खेत में कपास के साथ साथ तुअर भी बोई जाती है। सारे खेत में ककड़ी की बेलें फैली रहती हैं। खेत की मेड़ पर बेर के पेड़ भी होते थे। बड़े मजदूरों को 2 कतारें रुई बीनना अनिवार्य था और छोटे मजदूरों को 1 कतार दी जाती थी। अपनी कतार की कपासी चुनने का काम बड़ी फुर्ती से निपटा कर मैं कच्ची तुअर ककड़ी बेर आदि छक कर खाया करता था। अपने हम उम्र दोस्तों के साथ गाना गाने में, गपशप करने में और कभी कभी झगड़ा करने में समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता। खेत में काम करने वालों के बीच अलग अलग विषयों पर बातचीत हुआ करती थी। घर की बहुओं को घर की तकलीफों से कुछ राहत मिल जाती थी। सास के द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के चर्चे बहुओं के बीच दबी जुबान से होते थे। इससे उनका मन हल्का हो जाता था। खाने पीने में, लेने देने में किया गया भेदभाव, मायके वालों की उड़ाई जाने वाली खिल्ली, दहेज को लेकर कही गई कड़वी बातों की चर्चा भी चलती थी। कुछ बहुओं को मायके में उपजी समस्याओं का दुख घेरे रहता था। उसकी भी चर्चा दबी जुबान में चलती थी। कभी कभी बातचीत का रुख गंभीर समस्याओं के प्रति रहता। ससुर अथवा जेठ देवर की बुरी नजर, पति से रात में भी मिलने पर लगने वाले अड़ंगे आदि आदि। बड़ी धीमी आवाज में यह सारा आपस में बयान होता था। जिन बहुओं के मायके में आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी वे अपनी अकड़ में ही रहती और हमेशा अपने मायके के बखान में लगी रहती। दूर के रिश्ते की मेरी एक भाभी थी। हमारे साथ ही खेत में काम करने आया करती थी वह। उसका पति बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। रोज रोज भाभी की पिटाई किसी न किसी कारण से अवश्य होती थी। कभी खाना अच्छा न बनने का बहाना, कभी कोई शक, कुछ न कुछ बहाना उसे अवश्य मिल जाता था। फिर भाभी बिचारी सूजन भरे चेहरे से, कटे होंठ से अथवा माथे पर जख्म लिए काम पर आ जाती थी। बड़ी मजबूर हालत थी उसकी। खेत में पहुंचते ही खूब रो लिया करती थी बिचारी। कुछ वर्षों बाद तो उसकी रुलाई भी जैसे थम गई। पिटना उसका भाग्य बन गया था। उसका पति बड़ा ही मुंह जोर और हट्टा कट्टा होने की वजह से उसके रास्ते कोई जाता न था। अब भाभी के बेटे जवान हो गए हैं। पिता के गुर्राते ही वे मां को बचाने के लिए अब पिता के ऊपर दौड़ जाते हैं। अब उसकी बोलती बंद है। खेत में वृद्धाओं का अपना एक जमघट था। वे भी घर की समस्याओं की मारी होती, बहुओं के व्यवहार से परेशान रहती। खाने पीने में बरता गया भेदभाव, बीमारी की ओर की गई आनाकानी,
पलटकर जवाब देने की बहुओं की आदत आदि से वे खूब परेशान रहती, असहाय सी हो जाती, रोकर अपने मन का गुबार प्रकट कर लेती और राहत पाती। कभी कभी खेती के मुद्दों पर आपसी कलह भी उपजता, बात हाथापाई तक पहुंच जाती। इतनी सारी विविधता खेत में पाए जाने की वजह से खेत में काम करना बड़ा ही मनोरंजक लगता था। खेती के काम से मुझे जो पैसा मिलता उससे दिवाली में नए कपड़े सिलवाने में, आखा तीज की छुट्टियों में नई पुस्तकों के खरीदने में आसानी हो जाती थी। इसके साथ ही कई बार मैं अक्का के साथ सब्जी भाजी बेचने भी जाया करता था। रात में अन्ना के साथ खेतों में पानी देने के लिए भी जाता था। यदि खेती का कोई काम अधिक महत्वपूर्ण लगता तब स्कूल के बजाय खेत की राह निकल जाना पड़ता था। इन कामों में एक बहुत बड़ी परेशानी यह थी कि मुझे मुंह अंधेरे ही नींद से जबरदस्ती उठना पड़ता था। भोर की गहरी नींद से जागना तो मुझे किसी सजा से कम न लगता था। सूरज उगने से पहले ही अक्का के साथ भात खेड़ा पहुंचते थे हम। किसी दिन यदि देरी से पहुंचते तो बिक्री पर असर पड़ता। औरों की सब्जियां पहले ही बिक जाती थीं, इसलिए सुबह सुबह उठकर जाने को मैं टालता भी था। कोई न कोई बहाना बना देता था मैं, कभी कभी रो भी देता था, परंतु अक्का के साथ जाना अनिवार्य सा था। यही बात अन्ना के साथ खेत पर रात में जाने की भी। कुएं में पानी कम होता और खेत के साझेदार कई रहते थे, इस वजह से खेतों में रात के समय सिंचाई करनी पड़ती थी। तब मुझे अन्ना के साथ जाना अनिवार्य हो जाता। खेत पर पहुंचते ही मैं कथरी बिछाकर लेट जाता, अन्ना मुझे जगाते, हम दोनों घर लौट आते, परंतु नींद उचट जाने से मैं परेशान हो जाता, बुरा भी लगता, परंतु अन्ना के आगे कुछ कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। सारे गांव में उन दिनों मैं एक उद्यमी आवारा लड़के के नाम से मशहूर था। शरारती तो इतना था कि मेरे झगड़े घर की देहरी तक भी आ जाते थे। परिवार के सभी लोगों के खेत पर निकल जाने के बाद मुर्गियों बकरियों की जिम्मेदारी मुझ पर होती थी, परंतु मेरा अधिकतर ध्यान खेलों में लगा रहता था। सारे गांव में एक ही घर में उन दिनों टीवी था। शनिवार इतवार की शाम अशोक तात्या के घर सिनेमा देखने भाग जाया करता था मैं। शनिवार का दिन था, घर के सभी लोग खेत में ज्वार की कटाई में व्यस्त थे। मेरा स्कूल जल्दी छूट गया था। मैं टीवी देखने दोपहर में ही भाग गया। वहां सिनेमा देखने में इतना मगन हो गया कि समय का ध्यान ही न रहा। शाम 7:30 बजे घर लौटा तो अंधियारा छा गया था। सारी मुर्गियां दरवाजे में इकट्ठा होकर शोर मचा रही थी। अंधियारे में बिल्ली ने 2 मुर्गियों को खा लिया था। माँ जब घर लौटी तो मेरे इस अपराध के लिए फिर मेरी जो धुलाई हुई उसके क्या कहने। मुझे खेलों में बड़ी रुचि थी। क्रिकेट, गुल्ली डंडा, कबड्डी, कंचे आदि खेल मुझे खूब अच्छे लगते थे। क्रिकेट में मेरा मन सबसे अधिक लगता। हम सारे दोस्त घंटों क्रिकेट खेलते रहते। सारे दोस्तों के घरों के बड़े लोगों के लिए हमारा क्रिकेट एक सिरदर्द बन गया था। सभी लोगों की धारणा थी कि खेलों से जीवन नहीं बनता है, उसे व्यर्थ समय गंवाना माना जाता था। हम लकड़ी के लंबे पटिए को बैट बनाकर खेलते थे। ताई को क्रिकेट से बड़ी चिढ़ थी। गलती से भी घर में बैट आ जाता तो वह चूल्हे के काम आ जाता, इसलिए मेरा कोई भी दोस्त भूले से भी अपना बैट मेरे घर में नहीं रखता था। खान देश के ग्रामीण इलाके में चिल्ली पार्टी नामक कबड्डी जैसा खेल खेलने का बड़ा रिवाज है। लड़कों की 2 पार्टियां होती हैं। आंगन अथवा मैदान के बीच एक रेखा खींची जाती है। एक पार्टी रेखा के इस ओर तो दूसरी पार्टी दूसरी ओर एक कतार में खड़ी हो जाती है। जिस लड़के पर दाव आया है उसे दूसरी पार्टी अपनी ओर खींच लाने की भरसक कोशिश करती है। उस लड़के का संबोधन चिल्ली होता है। यदि चिल्ली दूसरी पार्टी में खींच लिया जाता है तब उसकी पार्टी हार जाती है, खींचने वाले जीत जाते हैं और खेल खत्म हो जाता है। इस खेल में यदि मैं चिल्ली चुना गया तो हार निश्चित होती थी। विलास नामक मेरा दोस्त गिड्डा और चपल था। वह चिल्ली बनने पर शर्तिया जीत जाता था। इस खींचातानी में झगड़े भी हो जाते थे, क्योंकि हाथ पैर को खींचने से लड़के कभी कभी आहत भी हो जाते थे। जीतने के लिए चिल्ली को ढकेला भी जाता था, तब गाली गलौच भी हो जाती थी। एक बात सच है कि क्रिकेट की वजह से चिल्ली पार्टी का खेल अब कम खेला जाता है। गुल्ली डंडा और कंचे प्रमुख खेल होते थे, परंतु इन दोनों खेलों में आपसी झगड़े भी बहुत होते थे, क्योंकि खेल के सच झूठ में कई आशंकाएं पैदा हो जाती हैं जो झगड़े का, मारपीट का कारण बन जाती हैं। यही बात कबड्डी के खेल में भी होती थी। कबड्डी कबड्डी कहते हुए दौड़ने वाले खिलाड़ी की सांस फूल जाने पर तांता टूट जाता और वह सांस भर लेता, और फिर यह बात झगड़े की जड़ बन जाती।
जो टीम हारने लगती उसके खिलाड़ी बहाना बनाकर भाग जाते, फिर झगड़ा छिड़ जाता। मेरे घर में खेल के प्रति हमेशा मार्शल लॉ लगा रहता। यदि गलती से भी ताई के हाथ गुल्ली डंडा आ गया तो वह तुरंत चूल्हे में बलि चढ़ जाता और एक आध रोटी सेक कर शहीद हो जाता। कंचे खेलने में मैं बड़ा माहिर था। मेरा निशाना चूकता न था, अतः मेरे पास कंचों की अच्छी दौलत इकट्ठा हो जाती। उन्हें छिपाना संभालना मेरे लिए बड़ा कठिन काम बन जाता। यह खेल गांव के गिने चुने आवारा ढीठ लड़के ही खेला करते। जो बच्चे राजा बेटा कहलाते थे वे अपनी धैर्य भी पार नहीं करते थे। सभी की नजरों में प्यारे लाडले समझदार बने रहते और वे जीवन में आगे भी वे धैर्य के अंदर ही बने रहे। अपने जीवन में कोई भी प्रशंसनीय कार्य वे कर नहीं पाए। मुझे बचपन में उनसे ईर्ष्या होती थी। बचपन में मैंने एक और खेल देखा है जिसे बद्दी टाक कहते हैं। इसमें खेल कम जुआ अधिक है। इस खेल का तरीका यह है कि जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है। जितने खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं उतने ही सिक्के इस खेल में इस्तेमाल होते हैं। बारी बारी से एक एक खिलाड़ी से खेलता है। जितने खिलाड़ी हैं उतने सिक्के पहला खिलाड़ी अपनी मुट्ठी में रखेगा और तय की गई जगह से उस गड्ढे में फेंकेगा। कुछ सिक्के गड्ढे में गिर जाते हैं, कुछ आसपास बिखर जाते हैं। उस खिलाड़ी को एक नियत दूरी से एक लक्षित सिक्के को पत्थर से मारना है। यदि उसका निशाना सही बैठता है तब गड्ढे के सारे सिक्के उसके हो जाते हैं। यदि पत्थर गड्ढे में जा गिरता है तब उसे कुछ नहीं मिलता और यदि पत्थर किसी दूसरे सिक्के से टकराता है तब जुर्माने के तौर पर खिलाड़ी को अपनी जेब से एक सिक्का गड्ढे में डालना पड़ता है। जिस पत्थर से यह खेल खेला जाता है उसे दांव कहते हैं। इस खेल में उम्र का कोई महत्व नहीं है। छोटे से लेकर बड़ों तक कितने ही लोग इसे एक साथ खेल सकते हैं। बदीटा खेल की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसे जुए की नजर से ही सभी देखते हैं। जाने माने परिवारों के लोग अथवा बच्चे इस खेल की ओर देखते तक नहीं है। मैं इसे खूब छक कर खेला करता था। कई बार जीतता भी था। हार जाने पर दोबारा पैसे हाथ में आने तक हाथ मलता इंतजार करता रहता था। पर इस खेल में खूब मजा आता था। एक समय तो ऐसा भी आ गया कि मैंने हद ही कर दी। इसका बुरा असर मेरे आचरण पर भी पड़ा। अन्ना ताई अक्का सारा दिन खेत पर होते थे। स्वाभाविक रूप से मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां आन पड़ी थी, जैसे मुर्गियों को दड़बे में रखना, बकरियों को बांधना, चूल्हे के पास लकड़ियां कंडे लाकर रखना, दिया बत्ती करना, चक्की से अनाज पीस कर लाना आदि आदि। परंतु मेरी आनाकानी जारी ही रही। मन लगाकर सारे काम शायद ही पूरे कर पाता मैं। कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा बर्ताव हो गया था मेरा। छुट्टी के दिन खेत में काम करना अनिवार्य था, अतः उस दिन बद्दीटाक न खेलना मेरा महान त्याग ही होता था, यानी त्याग करना पड़ता था। मेरे सारे दोस्त भी मुझ जैसे ही कामचोर उद्यमी थे। उन्हें भी अपने परिवारजनों का गुस्सा सहन करना पड़ता था। हम लोगों को एकत्रित होकर मिलना भी कठिन हो गया। तब हमने इस पर एक उपाय सोचा। सांकेतिक बातें तय कर ली, यानी खास आवाज में चीखते हुए दोस्त के घर के सामने से गुजरना, सीटी अथवा ताली बजाना आदि आदि। हम आपसी इशारों को समझ लेते और इकट्ठे हो जाते। परंतु दुर्भाग्य से ताई अन्ना भी इस सांकेतिक भाषा का मतलब समझने लगे थे। वे फसल कटाई के दिन थे। बड़ी मुश्किल से ताई दो तीन मजदूरों का इंतजाम कर पाई थी। फसल की कटाई और दमरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम माना जाता है खेती में। इसका कारण यह है कि इसी पर साल भर के अनाज की बरकत निर्भर करती है। ताई हमेशा एक कहावत सुनाया करती थी, जिसका अर्थ है यदि घर में किसी की मौत भी हो जाए उसके शव को ढक दो, पहले बुआई कटाई करो। ताई ने उस दिन सुबह सुबह फरमान जारी कर दिया था, खेत में मजदूर आने से पहले कंडे लेकर खेत में पहुंच जाओ। उसके कुछ समय पहले मुझे संदेशा मिला था दोस्तों का कि भात खेड़े की टीम से क्रिकेट का आज मैच है। ताई ने वह इशारा पहले ही बूझ लिया था। मेरा मन अब संकट में पड़ गया। मां ने चेतावनी दी, यदि खेलने गया तो टांग तोड़कर हाथ में रख दूंगी, चुपचाप खेत पर पहुंचो। मैं सिर झुकाए चुपचाप नाश्ता करता रहा। खेत की ओर मैं निकल पड़ा, परंतु मेरा सारा ध्यान मैच में लगा हुआ था। एक पल आंखों के आगे मैच दिखाई दे जाता तो दूसरे पल ताई का चेहरा उभर जाता। ताई का गुस्सा और पिटाई तो मेरे लिए नई बात थी नहीं। उसके लिए मैं तैयार था, क्योंकि मन में मैच का विचार इशारा कर रहा था कि प्रमुख बॉलर के बगैर तो तुम्हारी टीम हार जाएगी। मैच खेलने का मेरा इरादा पक्का हो गया। ताई से पिटने की मानसिक तैयारी भी पक्की हो गई। कंडे खेत में फेंक कर मैं खेलने के लिए भाग गया।
शाम की बात शाम को देखी जाएगी। मेरे पहुंचने से पहले मैच शुरू हो गया था। हमारी टीम बैटिंग कर रही थी और हमारा एक खिलाड़ी आउट हो जाने के बाद मैं बैटिंग के लिए मैदान में उतरा। इधर ताई जब खेत में पहुंची, पल भर में बात को समझ गई। इतना सारा धमकाने पर भी अधिक महत्वपूर्ण काम को छोड़कर मैं खेलने भाग गया। यह बात ताई को अखर गई। वह आग बबूला हो गई। उसने मजदूरों को काम पर लगाया और एक लंबी लकड़ी लेकर यह कहती हुई, देखती हूँ कैसे मैच खेलेगा अब। वह रणचंडी का अवतार धारण कर खेत से निकल पड़ी। जहां मैच चल रहा था वहां मेरे साथियों ने दूर से ही ताई को देख लिया था। उसके मैदान में प्रवेश करते ही कोई चिल्लाया, बापू तुम्हारी माँ तुम्हारी पिटाई करने आ गई। मैं समझ गया। बैट को वहीं फेंक कर जी जान से दौड़ पड़ा। ताई ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कुछ दूरी तक मेरा पीछा किया भी, परंतु फिर वह लौट गई। ताई का यह उग्र रूप मैं पहली बार देख रहा था। यह सारा तमाशा गांव के लोग और बाहर से आए खिलाड़ी देखकर दंग रह गए। उस शाम मेरी जूते से इतनी पिटाई हुई कि उसके स्मरण मात्र से आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ताई स्वभाव से पूरी ईमानदार थी, परंतु किसी को उल्टा सीधा कहना, लौट कर जवाब देना, वह सह न पाती थी। यह भी सत्य है कि उसका आचरण इतना शुद्ध होता था कि कोई कुछ कहे ऐसा मौका वह किसी को देती भी न थी। परंतु मेरा आचरण ठीक इससे उल्टा होता था। झूठ बोलना, समय से कोई भी काम न करना, पढ़ाई तथा घर की ओर ध्यान न देना आदि की वजह से ताई के मन को ठेस पहुंचती थी। मेरी वजह से उसे लोगों के उलाहने सुनने पड़ते। अन्ना भी उसे ही दोष देते थे। एक बार मेरी किसी शैतानी से नाराज होकर अन्ना ने मुझ पर बड़ा लोटा फेंक मारा था। मेरा नसीब अच्छा था कि उनका निशाना चूक गया। ताई और अन्ना के बीच उस दिन बड़ा झगड़ा हो गया। उसी दिन अन्ना ने साफ तौर पर कह दिया, तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने, तुम्हें जो करना है करो। अब मुझ में सुधार लाने की सारी जिम्मेदारी ताई पर आ गई, पर मेरा रवैया वही रहा। रोज रोज की शैतानियां। ताई को शाम के समय सारी बात पता चल जाती थी। फिर वह सारे दिन की थकावट और आया हुआ गुस्सा मुझ पर उतारती। चप्पल लकड़ी हाथों से मेरी पिटाई होती। कई बार वह मुझे रात के भोजन से भी वंचित रखती। सुबह काम पर जाने से पहले मुझे हिदायत देती, आज यदि खेलने गया तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। ऐसी धमकी के बावजूद मैं खेलने निकल जाता था। फिर शाम को मुझे घर में प्रवेश नहीं मिलता था। घर के सामने नीम के पेड़ तले मैं जा बैठता। फिर आसपास के घरों में मेरी खिल्ली उड़ाई जाती। वहां से गुजरने वाले मुझसे पूछते, क्यों बापू, आज ताई के हाथ का प्रसाद खाया कि नहीं। इस प्रकार से वे मुझे चिढ़ाते थे। सबका भोजन हो जाने के बाद यदि ताई को दया आ जाती तो वह अक्का से मुझे परोसने के लिए कहती। कभी कभी सारी रात भूखा भी रखती थी। सारा घर सो जाने के बाद मैं भी चुपचाप अपनी कथरी पर लेट जाता। इस प्रकार से चुपचाप लेट जाने पर भी मैंने ताई की लातें सही हैं। ताई को एक ही चिंता लगी रहती थी कि इतना समझाने पर, सजा देने पर भी यह लड़का सुधरता क्यों नहीं है। ताई का कभी किसी से झगड़ा न होता था, परंतु जब मेरी शिकायतें लेकर कोई घर आ जाता तब वह मुझसे खूब नाराज हो जाती। एक बार ताई ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अपने झगड़े खुद निपटाओ, मेरे पास किसी की शिकायत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद मैं वाकई अपने झगड़े बाहर ही मिटा लेता था। यदि सामने वाला मुझसे उम्र में बराबरी का है अथवा छोटा है, तब मैं खुद ही उसकी इतनी धुलाई कर देता था कि वह मेरे घर शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। और यदि पाला किसी बड़े से पड़ जाए तब मैं चुपचाप मार खा लेता और रो भी लेता था। अपने जीवन में मैंने ताई जैसे विचारों की, स्वभाव गुणों वाली किसी अन्य महिला अथवा व्यक्ति को नहीं देखा है। मजदूर परिवार में जन्म, बचपन के हंसने खेलने के दिनों में उस पर पड़ी जिम्मेदारियां, कच्ची उम्र में लादा गया विवाह का बोझ, गरीबी में झुलसता जीवन, शीघ्र कुपित और ताई के स्वभाव के ठीक विपरीत स्वभाव वाला पति, मायके से अथवा परिवार से किसी प्रकार की मदद नहीं। ऐसी हालत में ताई के विचारों आचारों में प्रकट होती सच्चाई, ईमानदारी, मानसिक प्रबलता, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण वाकई चकित कर देने वाले स्वभाव गुण रखने वाली मेरी ताई बेजोड़ है। ताई मूलतः स्वाभिमानी होने की वजह से वह किसी की अकड़ अथवा धृष्टता के आगे कभी नहीं झुकी। सच्ची और सही बात को किसी के मुंह पर कह देने से वह कभी डरती न थी। अतः स्त्रियों का सम्मान न रखने वाले, उनकी शालीनता का अनुचित लाभ लेने वाले लोगों के आगे वह कभी झुकी भी नहीं।
ऐसे लोगों ने उसे झुकाने की कोशिश भी की, परंतु ताई के आगे उनकी दाल कभी गल न पाई। ग्रामीण जीवन शैली अलग तरीके की होती है, जिसके कई कारण हैं। ग्रामीण महिलाएं अधिकतर सहनशील और स्वभाव से मृदु होती हैं। परिस्थिति के चलते उन्हें घंटों अलग अलग विषयों पर बतियाते रहना, दूसरों के व्यक्तिगत मामलों की चर्चाओं में रस लेना, चुगली करना आदि की स्वाभाविक तौर पर आदत लगी होती है, जो स्वाभाविक भी कहा जा सकता है। पुरुष प्रधान संस्कृति में उनके विचारों से हमेशा सहमत होना, समझौता कर लेना, यही आम जीवन होता है ग्रामीण इलाके में। परंतु मेरी ताई इन सभी से सर्वथा भिन्न स्वभाव की रही है। भले ही किसी को गुस्सा आ जाए, वह खरी खरी सुनाने में कदापि नहीं डरती थी। अपना मत स्पष्ट तरीके से सामने रखने की हिम्मत उसमें हमेशा से रही है। चुगली करना, झूठ बोलना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना उसका स्वभाव कभी नहीं रहा। इसी वजह से अधिकांश लोग, स्त्रियां भी, उससे संभल कर ही रहते थे। इसी के साथ मेरा बचपन का भाग पूरा हुआ। श्रीमान राजेश पाटिल की शैतानियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए भाग 2 जरूर सुने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सकता है किसी का जीवन इससे बदल जाए, ये वीडियो किसी को प्रेरित कर जाए। और माता पिता के रूप में भी हमें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।